Good morning students. Today we are starting chapter 9 of history, the industrial revolution. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से सुनेंगे. ओके पहले हम जानेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है ना. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि जब इंडस्ट्रीज़ में चेंज आती हैं. कैसी चेंज? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ मशीनरीज़ इन द फैक्ट्रीज़. घरों में प्रोडक्शन होने के बजाय फैक्ट्रीज़ में मशीनों के थ्रू जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इस टर्म को हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. जॉर्जिस मिकेलेट जो फ्रांस के रहने वाले थे और फ्रेडरिक एंगल्स जो जर्मनी के थे, ये दो ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस टर्म का यूज़ किया था. ठीक है. फिर अर्नोल्ड टॉयनबी एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंग्लिश में जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर दे रहे थे तो पहली बार उन्होंने इस टर्म का यूज़ किया था. ठीक है. तो ये हमने पढ़ा कि ओरिजिन कहाँ से हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, टर्म का. ओके. अब हम पढ़ेंगे कि क्या कॉजेज़ थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, ऐसे क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस आए थे जिसके कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ. ठीक. इकोनॉमिक पहले कॉज पढ़ते हैं, है ना. इकोनॉमिक ग्रोथ जो 1780s और 1820 के बीच में देखने को मिली थी कॉटन और आयरन इंडस्ट्रीज़ में, कोल माइनिंग में, रोड्स और कैनाल्स बनाए जा रहे थे फॉरेन ट्रेड को डेवलप करने के लिए. ये एक कारण था, इकोनॉमिक कॉज था. दूसरा कारण ये था कि ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब जिस इंसिडेंट में अकर हुआ था वो 1760s और 1820 के बीच का था. तो ये जो डेट थी वो जॉर्ज थ्री के उस समय जॉर्ज थ्री का शासन चल रहा था और उसके शासन काल में जो है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का चेंज आया था सोसाइटी में. तो एक नए रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई इस तरह से. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई. ठीक है. ब्रिटेन जो था फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड राष्ट्र बना, नेशन बना, क्योंकि 17th सेंचुरी तक आते आते ये पॉलिटिकली स्टेबल हो गया था और वेल्स और स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मर्ज करने के बाद, मोनार्च के अंडर में करने के बाद जब यूनिफाई कर लिया इन्होंने इंग्लैंड को, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी आई पॉलिटिकली और वहाँ का डेवलपमेंट तेज़ी से होने लगा. इस स्टेबिलिटी से का फ़ायदा ये हुआ कि पूरे इंग्लैंड में अब कॉमन लॉ हो गया, एक सिंगल मॉनेटरी सिस्टम हो गया, करेंसी जो थी वो सिंगल मॉनेटरी सिस्टम हो गई करेंसी की, और एक सिंगल मार्केट, यूनिफाइड मार्केट बन गई. ये सारे जो अथॉरिटीज़ थी वहाँ पर इंग्लैंड में, वो अब इन सभी शहरों से या फिर इन सभी देशों से प्रॉपर टैक्स वसूल सकती थी सामान पर. और इस तरह से जो ये पूरा रीजन था, ये सारे जो रीजन्स थे वो यूनिफाइड हो गए थे इन सब तरीक़ों से. 17th सेंचुरी के एंड तक आते आते जो चीज़ों की कीमतें थीं वो बढ़ने लगी और एक्सचेंज का माध्यम अब मनी बन चुका था. ठीक है. लोगों के पास मनी एक्सपेंड करने की चॉइस थी, है ना, और सामान खरीदने के लिए उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता था मार्केट्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा खर्च करने लगे. इस समय जो 18th सेंचुरी का जो समय था, ये इस समय एक और नए चेंज, एक और नया चेंज देखने को मिला, वो था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन. ये भी एक फैक्टर बना ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का. ठीक है. तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण ब्रिटेन में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया. ये जो प्रोसेस था इनक्लोजर का, ये इसमें जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने छोटे छोटे फार्मर्स की ज़मीनें उनसे या तो कुछ से खरीद ली, और कुछ छोटे छोटे जो किसान थे जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें थी उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली, और इस तरह से इन छोटे छोटे फार्म्स को मिलाकर उन्होंने बड़े बड़े फार्म बनाए. और ये जो बड़े फार्म बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि फूड प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ, फूड प्रोडक्शन बढ़ा. अब जिन किसानों से उनकी ज़मीनें छीनी गई थी, अब वो बेघर हो गए थे
और या तो फिर वो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने लगे थे और वो आसपास के टाउन्स में शिफ्ट होने लगे थे। 18th सेंचुरी तक इंग्लैंड में टाउन्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इसी कारण से, क्योंकि ये जो लैंडलेस फार्मर्स थे वो वहाँ पर जाकर शिफ्ट होने लगे थे। ठीक है, 19 यूरोपियन सिटीज़ में से केवल 11 सिटीज़ ब्रिटेन में ही थीं जहाँ पर लैंडलेस लेबरर्स आकर के शिफ्ट हुए थे। 1750 और 1800 के बीच में वहाँ की पॉपुलेशन डबल हो गई थी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने किसान ऐसे होंगे जिनकी ज़मीनें छीनी गई होंगी। इंग्लैंड में लंदन लार्जेस्ट सिटी थी, जहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हब था, मार्केट्स का हब था लंदन। वहाँ पर जो लंदन था एक ग्लोबल ट्रेड का सेंटर बना, जो फ्रांस और इटली के बाद। ठीक है, 18th सेंचुरी तक जो ग्लोबल ट्रेड था वो इटली के मेडिटेरेनियन सी से शिफ्ट हो और फ्रांस के अटलांटिक पोर्ट से शिफ्ट होकर के हॉलैंड और ब्रिटेन में चला गया। ठीक है, ब्रिटेन में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतनी तेज़ी से आया जिसके कारण ट्रेड बहुत तेज़ गति से बढ़ा, व्यापार बहुत तेज़ गति से बढ़ा। और जो ग्लोबल ट्रेड सेंटर था जो पहले इटली के मेडिटेरेनियन पोर्ट में था और फ्रांस के अटलांटिक पोर्ट में था, वहाँ से हट करके अब वो ब्रिटेन और इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया। लंदन जो था अब इंटरनेशनल ट्रेड और एम्स्टर्डम से ट्रेड के रिप्लेस का जो है माध्यम बन गया। और लंदन और साथ ही जो लंदन था वो एक ट्रायंगुलर ट्रेड चलाता था इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के साथ। तो इस तरह से ट्रेड अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या था, है ना। ट्रांसपोर्ट का विकास भी बहुत तेज़ी से हुआ क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। तो अब चीज़ों को एक जगह से एक मार्केट से दूसरे मार्केट में पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। तो एक अच्छे नेटवर्क के लिए जो है ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से हुआ। ठीक है, रिवर्स में गुड नेटवर्क बनाया गया इंग्लैंड में, और साथ ही कोस्ट लाइन और शेल्टर बे जो थे वहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा नेटवर्क इन्होंने बनाया। ठीक है, जितने भी नेविगेबल सेक्शन थे इंग्लैंड के रिवर्स के जो सी में फ्लो होते थे, उनमें रिवर्स में कार्गो रख करके वेसल्स रख के और उन्हें इजीली ट्रांसफ़र किया जाता था कोस्टल शिप्स के थ्रू, जिन्हें कोस्टर कहा जाता था। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट का बहुत जो है तेज़ी से विकास हुआ। फिर है फाइनेंस। इंग्लैंड में बैंक्स भी इस्टेब्लिश हुए। 1694 में बैंक्स की शुरुआत हुई। 1784 तक इंग्लैंड में लगभग 100 से भी ज़्यादा प्रोविंशियल बैंक्स इस्टेब्लिश हो चुके थे। अगले 1820s के तक यहाँ पर लगभग 600 बैंक्स हो चुके थे इस प्रोविंस में, और उनमें से लगभग 100 बैंक्स केवल लंदन में ही थे। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो थी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज़ की, वो उनकी ज़रूरतें पूरी करते थे ये बैंक। जब भी किसी को अपना इंडस्ट्री सेटअप करना होता था या फाइनेंस की ज़रूरत होती थी तो वो इन बैंक्स के पास जाते थे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। ठीक है, और उनसे क्या क्या चेंजेस आए, ऐसा क्या क्या बदलाव आए। तो इसके 3 मेन रीज़न हमने पढ़े कि पहला तो ये कि कई जो पुअर पीपल थे विलेजेस में, वो वर्क के लिए टाउन्स में शिफ्ट होने लगे। दूसरा, बैंक सेटअप हुए जिन्होंने लोन देना शुरू किया और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। और तीसरा ये कि ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क, एक अच्छा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क यहाँ पर शुरू हुआ। ठीक है, अब कुछ ऐसे हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो डेवलपमेंट जिनके कारण आया, जो चेंज था उसमें कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स थे जिनके कारण डेवलपमेंट हुआ। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट हुआ जिससे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आई जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को और आगे बढ़ाया। तो सबसे पहला इसमें हम पढ़ेंगे कोल एंड आयरन। ठीक है, इंग्लैंड इस मामले में फॉर्चुनेट था कि उसके पास कोल और आयरन ओर का
के खदान थे, उसमें वो जो थे आत्मनिर्भर थे। जो स्टेपल मटेरियल होता है मशीन्स बनाने के लिए, वो उनके पास प्लेंटीफुली अवेलेबल था। वो थे मिनरल्स मिनरल्स के उनके पास माइंस थे, जैसे लेड है, कॉपर है, टिन है, जिन्हें इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, हालांकि हर चीज़ों की तरह 18th सेंचुरी आते तक जो आयरन था उसकी कमी होने लगी थी। आयरन जो था उसको निकालने के लिए एक लिक्विड मटेरियल होता है, उससे मेटेलिक मटेरियल होता है एक लिक्विड, उससे आयरन को निकाला जाता है बाय उसको गरम करके, और फिर उसमें से लोहा निकालते हैं। इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहा जाता है। तो कई सेंचुरीज तक इस काम के लिए ये जो लिक्विड है इसको गर्म करने के लिए चारकोल का यूज़ किया जाता था इस स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए। लेकिन चारकोल के साथ प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो चारकोल था वो इतना फ्रेजाइल था कि उसको लॉन्ग डिस्टेंस, इतना ज़्यादा फ्रेजाइल मतलब क्या होता है, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही नाजुक था, उसे उसका ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल था, ज़्यादा लंबी दूरी तक उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता था। इसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती थी और पुअर क्वालिटी का आयरन इससे प्रोड्यूस होता था। इसकी सप्लाई शॉर्ट बहुत कम थी, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते थे वहाँ पर टिम्बर जो हैं सारे डिस्ट्रॉय हो जाते थे, और जो है इससे हाई टेम्परेचर भी इंक्रीज़ नहीं हो पाता था। तो ये कुछ कारण थे जो प्रॉब्लम आ रही थी इनकी स्मेल्टिंग में। ठीक है, फिर अब एक नई टेक्नोलॉजी का इसी क्रम में जो है एक नई टेक्नोलॉजी आई इसी सीरीज़ में। चारकोल में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक नया तरीका खोजा गया जिसे ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है। ब्लास्ट फर्नेस को शुरू करने का और उन्हें डेवलप करने का पूरा श्रेय एक ही फैमिली को जाता है, जो थे अब्राहम डार्बी। अब्राहम डार्बी की जो पूरी फैमिली थी, ग्रैंडफादर, फादर और सन, इन तीनों का नाम क्योंकि अब्राहम डार्बी ही था, इन्होंने ही ब्लास्ट फर्नेस की शुरुआत की और उसमें एक रेवोल्यूशन लेकर के आए। तो पहले हम फर्स्ट डार्बी जो ग्रैंडफादर थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 1709 में अब्राहम डार्बी जो थे, उन्होंने 1709 में ब्लास्ट फर्नेस को इन्वेंट किया, है ना। जो ब्लास्ट फर्नेस था उसमें कोक का यूज़ किया जाता था। कोक जो है कोयले से ही बनाया जाता था हाई टेम्परेचर पर। जो कोक था वो कोयले से कोयले की जो अशुद्धियाँ होती थी, जो इम्प्योरिटीज़ होती थी, उसमें सल्फ़र और दूसरी इम्प्योरिटीज़ होती थी, उनको निकाल करके कोक बनाया जाता था, है ना। तो इस तरह के फर्नेस के इन्वेंशन से चारकोल पर डिपेंडेंसी अब ज़्यादा समय तक नहीं रही। अब चारकोल की ज़रूरत नहीं रही स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए। जो मेल्टेड आयरन होता था वो इन फर्नेसेस में इमर्ज होता था और उन्हें लार्ज कास्टिंग बड़े बड़े कैसल्स में उनको रखा जाता था उसके पहले। ठीक है, फिर जो सेकंड डार्विन थे उन्होंने इसमें कुछ सुधार किया और वो ब्रॉट आयरन से पिग आयरन सेकेंड डार्विन ने पिग आयरन से जो है रॉट आयरन को डेवलप किया। हेनरी कोट जो थे उन्होंने पुडलिंग फर्नेस को डिज़ाइन किया और रोलिंग मिल्स का डिज़ाइन बनाया, जिसमें जो स्टीम पावर को यूज़ करता था आयरन को प्योरीफाइड करने में और उसे बार्स में रोल करके बार्स में अलग अलग बनाने के लिए। इस प्रोसेस में स्टीम पावर का यूज़ किया जाता है और जो लोहा होता था उसके अलग अलग बार्स बना दिए जाते थे, है ना। अब जो आयरन प्रोडक्ट्स की जो ब्रॉडर रेंज होती थी वो अब उसको प्रोड्यूस करना पॉसिबल हो गया था। आयरन की जो ड्यूरेबिलिटी थी वो वुड से अब ज़्यादा बेटर होती थी, है ना। जो वुड होता था वो जल भी सकता था और वो स्प्लिंट भी हो जाता था, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी, लेकिन आयरन की वो कंट्रोल करती थी ठीक है। जॉन विल्किंसन, इन्होंने फर्स्ट आयरन चेयर बनाई थी और जो वर्क्स थे ब्रूअरीज और डिस्टिलरीज इन्होंने बनाई थी और आयरन के हर साइज़ के पाइप बनाए गए इनके समय पर। तो इस तरह से जो ब्लास्ट फर्नेस था ये एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आई जो है आयरन के यूज़ के फील्ड में। ठीक है, तो आयरन का जो यूज़ था वो इस तरह से
बढ़ने लगा और अवेलेबल होने लगा और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न बना। अब जो थर्ड अब्राहम डार्बी थे, उन्होंने इसको और डेवलप किया। 1779 में जो थर्ड डार्बी थे, इन्होंने आयरन का ब्रिज बनाया। पहली बार वर्ल्ड का जो पहला आयरन ब्रिज है, इन्होंने बनाया कहाँ पर? कोलब्रुक डेल में, रिवर सेवन के ऊपर। विल्किंसन ने कास्ट आयरन का यूज़ किया पहली बार पाइप्स, वाटर पाइप्स बनाने के लिए, और ये 40 माइल्स लंबी ये पाइप बनाई गई जो पेरिस से वाटर सप्लाई को जो है सपोर्ट करती थी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड इन स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, तो ऐसी कौन सी रीजन थे जहाँ पर इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा लगाई थी? आयरन इंडस्ट्रीज जो थी अब कुछ स्पेसिफिक रीजन में कॉन्सेंट्रेट होकर के रह गई थी, और ये इंटीग्रेटेड यूनिट बन चुकी। ऐसी जगहों पर ज़्यादातर ये आयरन इंडस्ट्रीज लगाई जाती थी आयरन की, जहाँ पर कोल माइनिंग और आयरन स्मेल्टिंग की प्रोसेस मौजूद था। ठीक है, ब्रिटेन इस मामले में लकी था कि यहाँ पर एक्सीलेंट टाइप की कोकिंग कोल होती थी और हाई ग्रेड आयरन और जो है यहीं सेम बेसिन में इनको अवेलेबल हो जाता था, या फिर वहीं आसपास के एरिया में उनको अवेलेबल हो जाता था। ये जो बेसिन्स थे वो पोर्ट से के पास में थे, पोर्ट से लगे हुए थे बिल्कुल। तो इसलिए जो कोस्टल कोल्ड फील्ड्स जो थे, जैसे 5 कोस्टल कोल्ड फील्ड्स थे वहाँ पर, जहाँ पर वो इन प्रोडक्ट्स को ईजिली डिलीवर कर सकते थे सीधे शिप्स में रख करके। कोल फील्ड्स जो थे कोस्ट के पास होते थे, इसलिए जो शिप बिल्डिंग थी वो भी इंक्रीज़ होने लगी वहाँ पर, और शिपिंग का ट्रेड भी वहाँ काफ़ी बढ़ने लगा। ब्रिटिश आयरन इंडस्ट्रीज़ जो थी वो चार इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ से बहुत ज़्यादा आउटपुट निकलता था 1800 एंड 1830 के बीच में, और इनका प्रोडक्ट जो था यूरोप में सबसे सस्ता होता था। 1848 तक ब्रिटेन जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन को स्मेल्ट करने लगा ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू, और ये आइडिया पूरे वर्ल्ड में भी फेमस होने लगा और पूरा देश शामिल हुआ इसमें, पूरा वर्ल्ड इसमें शामिल हुआ। फिर एक कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग। ठीक है, ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन में क्लोथ्स को भी वूव किया जाता था, और उसके लिए वूल और फ्लैक्स ये मटेरियल यूज़ किया जाता था। इन दो मटेरियल से कॉटन स्पिनिंग और वीविंग की जाती थी। 17th सेंचुरी से जो कंट्री थी, जो ब्रिटेन था, यहाँ पर कॉटन के जो फैब्रिक था वो इंपोर्ट होने लगा था इंडिया से ग्रेट कॉस्ट पर, ज़्यादा कीमत पर। तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल कंट्रोल हो चुका था इंडिया के पार्ट्स पर, तो फिर उसने वहाँ से जो है रॉ मटेरियल के साथ साथ क्लोथ भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, और रॉ मटेरियल को इंग्लैंड के फैक्ट्रीज़ में वो उनको वीव करते थे और वीव करने के बाद इंडिया के मार्केट में ही उसे ला करके बेचते थे। अर्ली 18th सेंचुरी तक स्पिनिंग जो था वो बहुत स्लो था। जो इसका तरीका था वो बहुत लेबोरियस था, और इतना धीमा था कि जो 10 स्पिनर्स मिलकर के, जिसमें विमेंस होती थी ज़्यादातर, और वो स्पिनिंग करती थी, और उनको सफिशिएंट यार्न की सप्लाई करना ज़रूरी होता था, और सिंगल वीवर बिजी रहता था उसमें। 10 स्पिनर होते थे तो उनके 10 स्पिनर मिलके काम करते थे, तब एक सिंगल वीवर जो है वो उनके साथ काम करता था। मतलब इतना ज़्यादा स्लो और लेबोरियस काम था स्पिनिंग करना कि उसमें बहुत समय लग जाता था। तब तक एक वीवर जो है, अकेला एक वीवर जो है पूरा कपड़ा बुन के उतना रख देता था। ठीक है, इसीलिए स्पिनर्स जो थे वो पूरा दिन ऑक्यूपाई रहते थे, और जो वीवर्स होते थे उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था यार्न के बनने का, क्योंकि यार्न बनाने की जो प्रोसेस थी स्पिनिंग वो बहुत स्लो थी, है ना। लेकिन टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हुआ फिर, है ना, और सक्सेसफुली ये जो गैप था वो क्लोज हो गया, और रॉ कॉटन के स्पिन करने का जो स्पीड था वो बढ़ा। उसको यार्न में बदलने का, या फिर थ्रेड में बदलने की जो प्रोसेस थी वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई, और जो वीविंग थी यार्न की फैब्रिक में कन्वर्ट करने की, वो भी टेक्नोलॉजी को जो है बदला गया। तो
इनको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए जो ये प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे स्पिनर्स और वीवर्स के घर से फिर फैक्ट्रीज में शिफ्ट होने लगा। अब स्पिनर्स और वीवर्स के घरों में जो प्रोडक्शन होता था, स्पिनिंग और वीविंग का काम जो होता था हैंडलूम्स पर, वो वहाँ से हटा करके अब उन्हें फैक्ट्रीज में शिफ्ट कर दिया गया। 1780 से कॉटन इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हुई और ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक और नया रास्ता मिला। जो रॉ कॉटन होता था वो इंपोर्ट कराया जाता था बहुत बड़ी मात्रा में, और उन्हीं रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग करके जो फिनिश्ड क्लोथ्स होते थे वो उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इससे कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हुई। अब ब्रिटेन को ज़्यादा अब ऐसी जगहों की ज़रूरत पड़ी जहाँ से वो रॉ मटेरियल ला सके और फिर उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके और फिर ऐसे मार्केट्स उनको चाहिए थे जहाँ पर उनको अपने कॉटन को से बने हुए क्लोथ्स को बेच सकें। तो इस कमी को पूरा करने के लिए कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हो गई और ब्रिटेन ने जो है रॉ मटेरियल के लिए और मार्केट्स के लिए कई देशों को अपनी कॉलोनी बनाना शुरू किया। जो इंडस्ट्री जो होती थी वो वीमेन और चिल्ड्रन पर डिपेंडेंट होती थी सबसे ज़्यादा। फैक्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो काम करते थे वो वीमेन और चिल्ड्रन होते थे, और यहाँ से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक बुरे चेहरे की शुरुआत होती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये सबसे बुरा फेज़ था जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जहाँ पर महिलाओं और बच्चों की स्थिति यहाँ से बहुत ज़्यादा खराब होती दिखती है। ठीक है, फिर है स्टीम पावर। स्टीम पावर का फिर इन्वेंशन हुआ, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ये रियलाइज़ किया गया कि जो स्टीम है वो ज़्यादा पावर जनरेट कर सकता है। तो क्यों अगर लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो इसके लिए ज़्यादा पावर जनरेशन की ज़रूरत है, और ज़्यादा पावर जनरेट करने के लिए स्टीम पावर की ज़रूरत है। ठीक है, तो वाटर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था एनर्जी का, कई सेंचुरीज तक रहा है, लेकिन इसका जो यूज़ था वो जो सीज़न में फ्लोइंग वाटर फ्लोइंग रिवर्स होते थे उन्हीं के थ्रू हो सकता था पूरा, है ना। तो ये रियलाइज़ किया गया कि जो स्टीम पावर था वो केवल एनर्जी का ही सोर्स नहीं था, बल्कि ये रिलायबल भी था और इनएक्सपेंसिव भी था, और मशीनरी जो है खुद ही इसका खर्चा निकाल लेगी। इसका एक्सपेंस जो है मशीनरी खुद ही हैंडल कर लेती है, उसमें कोई अलग से कोई खर्च नहीं ज़्यादा लगता है। तो एक्सपेंस कम था इसमें, और ये रिलायबिलिटी भी इसकी ज़्यादा थी। ये रियलाइज़ किया गया। तो स्टीम पावर का इन्वेंशन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बूस्ट देने का साबित हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक कदम और आगे बढ़ करके इसमें सुधार हुआ स्टीम पावर के इन्वेंशन के साथ ही। स्टीम पावर का पहला यूज़ जो है माइनिंग इंडस्ट्री में की गई थी, वहाँ से पानी खींच के निकालने के लिए। थॉमस सेवरी इन्होंने एक मॉडल स्टीम इंजन बनाया जिसे माइनर्स फ्रेंड कहा जाता था 1698 में, जिसका पर्पस था कि जो कोल माइंस हैं उसमें जब खुदाई करते समय उसमें जो पानी आ जाता था उसको ड्रेन आउट करके निकालना। इस पर्पस से ये स्टीम इंजन की खोज की गई थी। फिर थॉमस न्यूकैमन जो थे उन्होंने एक और स्टीम इंजन का आविष्कार किया 1712 में। ये जो था इसमें मेजर डिफेक्ट ये था कि एनर्जी ज़्यादा लूज़ करता था और इसको कंटिन्यू कूलिंग करना पड़ता था। जब ये कंडेंसेशन जब कंडेंसिंग सिलेंडर जो होता था इसको लगातार कूल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती थी। ये इसका एक दोष था, बहुत बड़ा डिफेक्ट था। स्टीम इंजन जो था उसको कोल माइंस में तब तक यूज़ किया जाता था जब तक जेम्स वॉट ने 1769 में अपनी मशीन का डेवलपमेंट किया। जेम्स वॉट जो थे उनका इन्वेंशन जो था उससे जो स्टीम इंजन को जो है मेयर पंप में कन्वर्ट करके यूज़ किया गया और एक प्राइम मूवर के रूप में इसका यूज़ किया गया। और अब ये जो था पावर मशीन्स फैक्ट्रीज़ में भी पावर मशीन्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल हो गया था, जो इन्होंने स्टीम इंजन बनाया था। ठीक है, बेक्ड बाय द वेल्दी मैन्युफैक्चरर मैथ्यू बोल्टन जो थे एक बहुत ही धनी एक वेल्दी मैन्युफैक्चरर थे, और वॉट ने जो सोहो फाउंड्री क्रिएट की थी बर्मिंघम में 1775 में। तो उनकी जो फाउंड्री थी उसमें वॉट्स के स्टीम इंजन
का यूज़ किया गया और उसका वहाँ पर जो प्रोडक्शन था वो कई गुना बढ़ गया इस जेम्स वाट के स्टीम इंजन के यूज़ से। 1800 के बाद जो स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी थी वो बहुत डेवलप्ड हुई और इसके यूज़ से लाइटर और स्ट्रॉन्गर मेटल्स जो थे वो बनने लगे थे और जो मैन्युफैक्चर था ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट मशीन टूल्स का मैन्युफैक्चर इससे होने लगा और बेटर साइंटिफिक नॉलेज इससे स्प्रेड हुई। तो ये स्टीम इंजन का जो आविष्कार था इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक कदम और आगे बढ़ाया और उसको एक नया बूस्ट दिया। ठीक है, अब है कंस्ट्रक्शंस ऑफ कैनाल्स। ठीक है, कैनाल्स एंड रेलवेज दिया है इसमें। पहले हम कैनाल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन क्यों हुआ और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हेल्प की। ओके, तो ये जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इस पार्ट को मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। इतना पार्ट आप अच्छे से रीड करके और इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये चैप्टर में पहले बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए प्लीज़ आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।